चलिए आज समय में लगभग 5000 साल पीछे चलते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां एक ऐसी महान सभ्यता बसती थी जो अपने समय से कहीं कहीं आगे थी, और फिर एक दिन वो बस खामोशी से गायब हो गई। ये कहानी है इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक की। नहीं, ये कोई फिक्शन कहानी नहीं है। ये बिल्कुल असली कहानी है सिंधु घाटी सभ्यता की। एक ऐसी कहानी जो हजारों सालों तक जमीन में दबी रही और जिसका मिलना भी उतना ही हैरान करने वाला था। आमतौर पर लगता है कि इतनी बड़ी खोज किसी महान पुरातत्वविद ने की होगी, है ना? लेकिन इसकी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आम सी जगह से, 1850 के दशक में बिछ रही एक रेलवे लाइन से। तो हुआ ये कि रेलवे लाइन के लिए खुदाई कर रहे इंजीनियरों को कुछ अजीब पुरानी ईंटें मिली। उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये क्या है, लेकिन धीरे धीरे जब और खुदाई हुई तो परत दर परत एक पूरा का पूरा शहर निकलने लगा। और कुछ ही सालों में ये साफ हो गया कि ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी खोई हुई सभ्यता है जिसके बारे में दुनिया कुछ जानती ही नहीं थी। और जब इस सभ्यता के फैलाव का अंदाजा लगाया गया तो सब हैरान रह गए। अपने सबसे अच्छे समय में ये सभ्यता लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। अब ये कितना बड़ा एरिया है, इसका अंदाजा लगाने के लिए इसको ऐसे समझते हैं। हम सब ने प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की महान सभ्यताओं के बारे में सुना है। ये अकेली सिंधु घाटी सभ्यता उन दोनों को मिलाकर भी उनसे कहीं ज्यादा बड़े इलाके में फैली थी। जी हाँ, दोनों को मिलाकर भी ज्यादा। ये वाकई में सोचने वाली बात है। लेकिन बात सिर्फ साइज की नहीं है। सिंधु घाटी के लोगों को जो बात सबसे खास बनाती है वो है उनकी बेमिसाल प्रतिभा, उनकी इंजीनियरिंग, जो आज भी उनके शहरों के खंडरों में साफ दिखाई देती है। उनके ज्यादातर शहर एक बहुत ही सोची समझी योजना के तहत बनाए गए थे। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं भी घर बना दिए। शहर को साफ तौर पर 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक ऊंचा हिस्सा जिसे दुर्ग कहते हैं और एक निचला शहर जहां आम लोग रहते थे। कमाल का अर्बन प्लानिंग था ये। जरा सोचिए, आज से 5000 साल पहले सीधी सपाट सड़कें थीं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं। घर पक्की ईंटों के बने थे, और तो और हर घर एक ढकी हुई नाली से जुड़ा था। मतलब एक प्रॉपर अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम जिसमें सफाई के लिए मैनहोल भी थे। ये ऐसी सुविधाएं थी जो दुनिया के कई हिस्सों में हजारों साल बाद आईं। और अगर इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना देखना हो तो मोहनजोदड़ो के ग्रेट बाथ को देखिए। ये कोई मामूली तालाब नहीं था, इसे पक्की ईंटों से बनाया गया था और वाटर प्रूफिंग के लिए प्राकृतिक टार का इस्तेमाल किया गया था ताकि पानी जरा भी लीक ना हो। माना जाता है कि इसका इस्तेमाल खास धार्मिक अनुष्ठानों के लिए होता था। और हर शहर की अपनी एक पहचान थी। जैसे धोलावीरा में पानी को बचाने के लिए बड़े बड़े जलाशय बनाए गए थे, तो वहीं कालीबंगा में हमें जुताई किए हुए खेत के सबसे पुराने सबूत मिलते हैं। और लोथल में तो एक पूरा का पूरा डॉकयार्ड यानी गोदीबाड़ा मिला है जो ये बताता है कि ये लोग समुद्री व्यापार में भी माहिर थे। तो शहर तो एकदम मॉडर्न थे, लेकिन इन शहरों में रहने वाले लोग कैसे थे, उनकी जिंदगी कैसी थी? खैर, जो चीजें वो पीछे छोड़ गए हैं वो हमें एक बहुत ही खुशहाल और व्यवस्थित समाज की कहानी सुनाती हैं। उनकी अर्थव्यवस्था खेती पर टिकी थी। आपको पता है, ये दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने कपास उगाना शुरू किया। इसके अलावा वो शानदार मिट्टी के बर्तन बनाते थे, मनके बनाते थे और कांसे की चीजें बनाने में तो माहिर थे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात क्या है? इतने बड़े व्यापार और लेन देन के बावजूद हमें कोई सिक्के नहीं मिले। ऐसा लगता है कि ये सब एक बहुत ही विकसित बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली पर चलता था। और ये सिस्टम बहुत ही व्यवस्थित था। हमें हजारों की तादाद में मोहरें मिली हैं और पूरे इलाके में एक ही तरह के बाट और माप का इस्तेमाल होता था। मतलब चाहे आप एक कोने में हो या दूसरे में, 1 किलो का मतलब 1 किलो ही होता था। ये एक बहुत ही सेंट्रलाइज्ड सिस्टम की तरफ इशारा करता है। और इनका व्यापार सिर्फ अपने इलाके तक ही सीमित नहीं था। मेसोपोटामिया यानी आज के इराक के पुराने ग्रंथों में मेलुहा नाम की एक जमीन से व्यापार का जिक्र मिलता है।
और ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि ये मेलुहा और कोई नहीं बल्कि सिंधु घाटी ही थी। उनकी कला हमें उनकी सोच और विश्वास की एक झलक देती है। हमें जानवरों की तस्वीरों वाली हजारों मोहरें मिली हैं, जिन पर एक ऐसी लिपि लिखी है जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। एक बहुत ही मशहूर मोहर है जिस पर एक योगी जैसी आकृति बनी है, जिसे कुछ लोग भगवान शिव का शुरुआती रूप मानते हैं। इसके अलावा ढेरों महिला मूर्तियां मिली हैं, जिनसे लगता है कि शायद वो किसी मातृ देवी की पूजा करते थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एक खुशहाल आगे बढ़ती हुई सभ्यता। और फिर करीब 1900 ईसा पूर्व अचानक सब कुछ थमने लगा। ये फलते फूलते शहर वीरान होने लगे। उनकी लिखाई गायब हो गई। लोग कहां गए किसी को नहीं पता। यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। आखिर हुआ क्या था? देखिए, इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शायद कई चीजें एक साथ हुईं। हो सकता है मौसम बदल गया हो, मॉनसून कमजोर पड़ गया हो और सूखा पड़ गया हो, या शायद जिन नदियों के किनारे यह सभ्यता बसी थी उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया हो, या वो सूख गई हो। एक थियरी जो पहले बहुत पॉपुलर थी वो थी आर्यों के आक्रमण की, लेकिन अब ज्यादातर विद्वान इसे नहीं मानते, क्योंकि हमें खुदाई में किसी बड़ी लड़ाई या जंग के सबूत ही नहीं मिले। ऐसा लगता है कि इसका अंत किसी एक हमले से नहीं, बल्कि धीरे धीरे एक लंबी और जटिल प्रक्रिया से हुआ। लेकिन क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। शहर भले ही खंडहर बन गए, लेकिन उनकी पहेली को सुलझाने की कोशिश आज भी जारी है, और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसमें हमारी बहुत मदद कर रही है। इस अतीत के ताले को खोलने के लिए हमारे पास 2 बड़ी चाबियां हैं। पहली है उनकी लिपि। अगर हम किसी तरह उसे पढ़ पाए तो शायद वो लोग खुद हमें अपनी कहानी सुनाएंगे। और दूसरी चाबी है डीएनए। उनके कंकालों से मिले डीएनए से हमें ये पता चल सकता है कि ये लोग आखिर थे कौन और बाद में कहां चले गए। और डीएनए रिसर्च ने तो पहले ही पुराने सिद्धांतों को हिलाना शुरू कर दिया है। राखीगढ़ी जैसी जगहों पर मिले कंकालों के डीएनए से पता चला है कि सभ्यता के सबसे सुनहरे दौर में वहां मध्य एशिया से आए आर्य जीन का कोई सबूत नहीं है। ये एक बहुत बड़ी खोज है जो आक्रमण वाली थ्योरी को और भी कमजोर करती है। तो ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सिंधु घाटी के लोगों ने हमारे लिए एक पहेली छोड़ी है, एक कोड जो 5000 सालों से टूटने का इंतजार कर रहा है। जैसे जैसे विज्ञान तरक्की कर रहा है, हम उस कोड को तोड़ने के और करीब पहुंच रहे हैं। और जब वो कोड टूटेगा तो सोचिए, 5000 साल के फासले को पार करके वो लोग हमें अपनी क्या कहानी सुनाएंगे।